Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 22nd May 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. Link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Now first article is SBI's U-turn, no ID card slip to swap 2000 notes. अब यहाँ पे आप सभी ने देखा होगा कि RBI ने 19 मई को क्या अनाउंस किया था कि आपकी जो 2000 की नोट्स हैं जो मार्केट में अभी एक्टिव सर्कुलेशन में है उन्हें हम क्या कर लेंगे, विड्रॉ करेंगे. और इसके लिए यहाँ पे हमें टाइम भी दिया गया है कि 23 मई से लेकर आप 30 सितंबर तक क्या कर सकते हैं, जो आपके 2000 की नोट्स हैं उनका स्वैप कर सकते हैं. ओके, अब इसी के चलते आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से पैनिक हो चुके हैं और यहाँ पे जो नोट्स है उसको यहाँ पे एक्सचेंज कराने की बात कर रहे हैं. बट अब देखिए इसके कारण जो बैंक्स है उनके ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पे बर्डन बढ़ रहा है. इसी के चलते यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, कुछ इश्यूज़ यहाँ पर मतलब कि जो इनके साथ इशू चल रहा था तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस इश्यूज़ करे हैं 2000 नोट्स को लेकर क्या करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए. तो उन्होंने ये कहा, पहली चीज़ कौन सी है, आपका पहला रूल क्या है कि नो रिक्वेसाइज स्लिप is required to exchange 2000 notes up to a limit 20,000 at a time. अगर हम एक टाइम पर 20,000 रुपीज़ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब एक टाइम पर आपके पास 20,000 रुपीज़ हैं 2000 के नोट्स के, तो उस टाइम पर आपको कोई भी, जैसे कि आपको एक स्लिप दी जाती थी, आपको उसको क्या करना होता था, फिल करना होता था. वो स्लिप आप फिल करिए, उसके बाद आपकी जो नोट्स होती थी उन्हें यहाँ पर एक्सचेंज किया जाता था. बट आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे लिमिट प्रोवाइड कर दी कि 20,000 रुपीज़ तक आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी स्लिप जो है उसको फिल नहीं करने की जरूरत है. सेकंड, उसमें क्या कहा है कि नो आइडेंटिटी प्रूफ इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द टेंडर एट अ टाइम ऑफ एक्सचेंज. यहाँ पर जब आप रुपीज मनीज का यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं 2000 जो नोट्स है उसका एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत नहीं होगी. ओके, तो आरबीआई हैज़ नॉट इशूड ऑर्डर टू कलेक्ट प्रूफ्स, क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पर कोई भी ऑर्डर इशू नहीं किया है कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए कि एक्सचेंजिंग जो हम नोट्स यहाँ पर एक्सचेंज कर रहे हैं उसके लिए आप यहाँ पर क्या करिए, आईडी कार्ड्स को प्रूफ मतलब कि उसका पूरा जो प्रूफ्स है कलेक्ट करते टाइम इन सारी चीज़ों को हमें कलेक्ट करना है. ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पे आरबीआई के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ये दो चीज़ें यहाँ पे कही हैं, क्या कि 20,000 रुपीज़ तक आपको कोई भी रिक्वेजिशन जो स्लिप है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी. सेकंड, इसमें कोई भी आईडी प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज पीएम कंट्री शुड रिस्पेक्ट सोवरेनिटी. अब आप सभी को पता है यहाँ पर क्या हो रही, G7 जो समिट है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और उसकी यहाँ पर क्या हो रही, वेरियस मीटिंग हो रही है. इसी के चलते हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहाँ गए हैं, जापान गए हुए हैं, हिरोशिमा में. अब यहाँ पे जो वेरियस G7 की यहाँ पे मीटिंग हो रही है, यहाँ पे भी वर्किंग सेशन 9 हुआ था, उसमें यहाँ पे बातचीत हुई किसके बारे में, यहाँ पे जो यूके और रशिया का यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस पर. वहाँ पे ये कहा कि इंडिया ने कहा कि इंडिया क्या करता है और इवन जो अदर कंट्रीज़ हैं उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अदर कंट्रीज़ की जो सोवरेनिटी है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इंडियाज कमिटमेंट टू एवरीथिंग टू ब्रिंग एन एंड to the war of Ukraine and said all countries should respect sovereignty and territorial integrity of the member state of the United Nations. उन्होंने ये कहा कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, किसी भी कंट्री के जितने भी यहाँ पे मेंबर स्टेट्स हैं उन कंट्रीज़ की यहाँ पे सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए. और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसे हमें अब ख़त्म करना होगा. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया एज अ क्वाड लेड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब. अब देखिए यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, किसकी, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब की. उससे पहले हम देखते हैं 2021 में यहाँ पर क्या बना था, आपका क्वाड बना था. ठीक है, क्वाड क्या है, यहाँ पे 4 नेशन का एक ग्रुपिंग है. यहाँ पर क्या है, 4 नेशन की एक ग्रुपिंग है. इसमें कौन कौन है, आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस. ये 4 नेशन है. इनका मेन एम क्या है कि आपका जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर हमें क्या लेकर आना है, रीजनल जो आपका डेवलपमेंट करना है, वहां पर हमें सिक्योरिटी को प्रमोट करना है. ठीक है, और कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करना है
ये सारी चीज़ें था, इसका जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव था, ये हमारा क्वाड का ऑब्जेक्टिव है। ओके, इसी के साथ यहाँ पर आपका क्या होता है कि जो क्वाड है वो क्या सेटअप करता है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप टू फैसिलिटेट कॉपरेशन, मॉनिटर ट्रेंड्स, स्काउट फॉर अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू डेवलपमेंट इन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे जो क्वाड है, इनका एक और आपका एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि हम क्या करेंगे, ये आज के टाइम पे जो हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसके लिए यहाँ पे एक वर्किंग ग्रुप को सेटअप किया गया, जो क्या फैसिलिटेट करेगा, जितने भी यहाँ पे क्वाड के नेशंस हैं वो एक साथ क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे। जो यहाँ पर आपकी न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, उनसे रिलेटेड यहाँ पर उन सारी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, और जितनी भी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं डेवलपमेंट्स की, उन्हें जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल आपकी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है उसे यहाँ पर फैसिलिटेट करेंगे और साथ में आकर यहाँ पर काम करेंगे। ओके, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी यहाँ पर बात करते हैं। अब देखिए क्वाड अगर आप देखेंगे, इसका अल्टीमेटली जो एम है वो क्या है, चाइना को काउंटर करना। ठीक है, चाइना को है ना काउंटर करना इन द सेंस कि चाइना इस टाइम पर अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो चाइना आपका क्या एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। चाइना का अगर हम वर्ल्ड में जो सप्लाई साइड है उस पर पूरा कंट्रोल किसका कंट्रोल है, चाइना का कंट्रोल है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है चाइना को। इसलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कोविड-19 के टाइम पर भी हमने देखा कि था कि जो हमारी डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, हमने इसको रियलाइज किया था। इसीलिए हम अब बात कर रहे हैं क्या कि हमें जो ये डिपेंडेंसी है इसे डाइवर्सिफाई करना होगा। जो हम इसी के चलते यहाँ पर आपका क्या आता है, यहाँ पर क्वाड आता है। अब बात किसकी की जा रही है, इंडिया एज अ क्वाड लेड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंडिया को बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है। इंडिया को ही क्यों, इसमें से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया जापान है, यूएस है, इनकी बात क्यों नहीं की जा रही है। अब देखिए इंडिया को बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के यहाँ पे कुछ रीजंस हैं। क्या क्या रीजंस हैं, पहली बात आप देखेंगे हमारा जो आपका जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है, मेडिकल जो सेक्टर है, वहाँ पर हमने क्या करके रखी है, बहुत ही अच्छा हमारा यहाँ पे कमांड है, अच्छी कमांड है। हमारा क्या है, डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, हमारी जो पॉपुलेशन है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यंग है, हम यहाँ पे आज के टाइम पे यंगेस्ट पॉपुलेशन के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसका हम फ़ायदा ले सकते हैं। ओके, आपको इसी के चलते आपको जो वर्क प्लेस है, आपका जो यहाँ पर वर्क फोर्स है, डेमोग्राफिक डिविडेंड से मिलेगा। दूसरा यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण से, यहाँ पर यंगेस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण आपको यहाँ पर क्या मिलती है, चीप लेबर मिलती है। क्या मिलता है आपको, यहाँ पर चीप लेबर मिलता है। सेकंड थर्ड अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर रिसोर्सेस हैं, आपको यहाँ पर क्या मिलते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी इंडिया में अवेलेबल है। ओके, बस एक चीज़ की आपको कमी है, क्या, आपके पास यहाँ पर ज़्यादा फाइनेंस नहीं है, है ना। मतलब आपको यहाँ पर अगर बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो उसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए। सिर्फ बायो मैन्युफैक्चरिंग हब की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर इंडिया बात कर रहा है किसकी, कि हमें मेडिकल हब बनना है, हमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का यहाँ पर हब बनना है, हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चर की हब बनना है। हम किसकी, हमारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसमें हमारा क्या है कि हमें सारी चीज़ों को इंडिजिनाइज करना है और हमें इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर सामने आना है। और जो हमारी डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ के ऊपर, उसको हमें धीरे धीरे क्या करना है, एक तो डाइवर्सिफाई करना है और उसे कम भी करना है। इवन हमें यहाँ पर क्या बनना है कि कंट्रीज़ हमसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या हो, एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनेंसिंग नहीं है, और फाइनेंस हमें कौन प्रोवाइड कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस जैसी जो क्वाड के अदर मेंबर्स हैं वो हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे इंडिया का क्या बन सकता है, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज बायो मैन्युफैक्चरिंग। तो बायो का मतलब होता है कोई भी लिविंग थिंग्स का हम यूज करते हैं, लिविंग सेल और मॉलिक्यूल्स का हम यूज करते हैं कहाँ, इंडस्ट्रीज में। सो बायो मैन्युफैक्चरिंग यूजेस लिविंग सिस्टम, पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेल कल्चर टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल्स एंड मटेरियल्स ऑन अ कमर्शियल स्केल। तो यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सेल कल्चर का यूज करके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं, मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसे हम क्या करते हैं, कमर्शियलाइज करते हैं। It has a potential to transform the global industrial system with up to 60% of physical inputs to the global economy expected to be producible using this technology। हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो वर्ल्ड की इकॉनमी होगी 60% इसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का यूज करके। अभी देखिए हम बात करते हैं इंडिया को बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की जा रही है, इवन चाइना के पास भी अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके, तो देखिए इंडिया के पास, आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको वर्कफोर्स मिल जाएगा, चीप
लेबर मिल जाएगा, रिसोर्सेज मिल जाएंगे। सिर्फ इंडिया के पास अभी किस चीज़ की कमी है? फाइनेंस की कमी है। तो यहाँ पर जो क्वाड के मेंबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? इसे लेड कर सकते हैं, यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड करके इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के यहाँ पे क्या है? इंडियाज नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे इनविजन है। हमारा क्या विजन है कि हम 2025 तक एक ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर सामने आएंगे। ओके, हमारा यहाँ पे टारगेट सेटअप किया गया कि हम 100 बिलियन तक का क्या करेंगे? हमारा जो स्ट्रेटेजी सेट टारगेट कितना है? 100 बिलियन फॉर द हब। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट इंडियाज एम्बिशंस रिक्वायर एक्सटर्नल सपोर्ट पर्टिकुलरली थ्रू द क्वाड पार्टनर्स। बट यहाँ पर जो हमारा ये एम्बिशन है इसमें हमें किसकी जरूरत है? एक एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत है। स्पेशली यहाँ पर हमें किसकी? क्वाड जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको, यहाँ पर उनकी हमें सबसे ज्यादा इस टाइम पर जरूरत है। ठीक है, तो क्वाड क्या कर सकता है? इंडिया को बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। तो इंडिया क्या बन सकता है? एक बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर सामने आ सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए इससे क्या होगा? हमारा जो वर्क फोर्स होगा वो बूस्ट होगा, और हमारे जो, अब देखिए इंडिया कैसे सामने निकल कर आ सकता है? इसके लिए हमारा जो वर्क फोर्स है उसे यहाँ पे बूस्ट करना होगा, और जो हमारे बैरियर्स हैं इस टाइम पर उसे भी हमें क्या करना होगा? धीरे धीरे खत्म करना होगा। देखिए, टू स्केल अप बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया नीड्स टू अपलिफ्ट इट्स वर्क फोर्स क्वालिटी। हमारी जो वर्क फोर्स क्वालिटी है इस टाइम पर आप देखते हैं कि देखिए पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए हमारी जो क्वालिटी हो जाती है उसके साथ हम क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमारी जो वर्क फोर्स क्वालिटी है उसे अपलिफ्ट करने की जरूरत है। कैसे कर सकते हैं? जो हमारे लाइफ साइंस प्रोफेशनल्स हैं कंट्री में, उनको क्या होती है कि एक्सेस कम दी जाती है, उनको जो टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, ट्रेनिंग्स है, उसमें लेक ऑफ एक्सेस मिलती है, बहुत ज़्यादा कम एक्सेस प्रोवाइड की जाती है। तो इन चीज़ों को हमें क्या करने की जरूरत है? एड्रेस करने की जरूरत है। उन्हें हम परमानेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, इवन इन यूनिवर्सिटीज़। एंड क्वाड जो हब है हमारा, वहाँ भी हम क्या कर सकते हैं? इनको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया अलाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड कैन इंकरेज स्कॉलर्स की एक्सचेंज प्रोग्राम। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें यहाँ पे इंडिया में अलाउ कर सकते हैं कि वो यहाँ पर आएँ, हमारी जो पॉलिसीज़ है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपके यहाँ पे स्कॉलर्स हैं इंकरेज कर सकते हैं उन्हें कि वो क्या करें? एक एक्सचेंज प्रोग्राम रखें इंडिया में। इससे क्या होगा? आपका एक तरीके से जो वर्कफोर्स होगा वो बूस्ट होगा। आपको यहाँ पे क्या करना होगा? जो बैरियर्स हैं, बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं? आपकी लैंग्वेज सबसे बड़ा एक बैरियर बन सकती है, तो उसे हमें क्या करना होगा? हार्मोनाइज करना होगा, रेगुलेट करना होगा। डेटा शेयरिंग रिगार्डिंग जो बायो मैन्युफैक्चरिंग है, सिक्योर सप्लाई चेन फॉर क्वाड नेशंस एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। यहाँ पर हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करने होंगे क्वाड नेशंस के साथ, और जो हमारे ये लैंग्वेज को हार्मोनाइज करना होगा, डेटा को यहाँ पर रेगुलेट करना होगा। जो भी हमारे अदर बैरियर्स हैं उन्हें भी हमें क्या करना होगा? हटाना होगा। तभी जाकर हम क्या बन सकता है? इंडिया एक जो हम बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की जो हमारा जो एम्बिशन है उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। व्हाट इज बायो मैन्युफैक्चरिंग? आप एक बार इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। बायो मैन्युफैक्चरिंग इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम दैट हैव बीन इंजीनियर्ड और दैट आर यूज्ड आउटसाइड देयर नेचुरल कंटेक्स्ट टू प्रोड्यूस produce a product. Synthetic biology includes two closely related capabilities which may have wide utility in commerce and medicines. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बायोलॉजिकल सिस्टम है, जैसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, सेल कल्चर, इनका यूज करके उन्हें इंजीनियर करके हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिससे हमारी जो इंडस्ट्री होगी उसको उन सारी चीज़ों में यूज किया जाता है। ओके, इसमें आपका क्या आ जाता है? जीनोमी आ जाती है। जीनोमिस क्या होती है? आपने यहाँ पर सुना होगा, जो आपका डीएनए होती है, डीएनए की यहाँ पे सिक्वेंसिंग की जाती है, उसे डीएनए सीक्वेंसिंग भी कहते हैं, जिसको डीएनए का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, डीएनए में आपको क्या देखने को मिलता है? डीएनए आपका ऐसे 2 स्ट्रैंड्स में होता है, और ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं आपके, ये प्रोटीन से बने होते हैं, और ये प्रोटीन यहाँ पे इनको आपको क्या करनी होती है? इनकी सीक्वेंस, जैसे आपकी फिंगरप्रिंट्स होते हैं उन्हें हम रीड करते हैं, डिकोड करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हें डिकोड किया जाता है। तो ये होती है आपकी क्या? जीनोमी होती है। यहाँ पे डीएनए, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम क्या करते हैं? चीज़ों को नई टेक्नोलॉजी, एक आपका मेडिकल सेक्टर हो गया, वहाँ भी हम न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, और जो हमारा कॉमर्स सेक्टर हो गया वहाँ भी हम क्या करते हैं? न्यू टेक्नोलॉजीज को लेकर आते हैं, और जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको हम बूस्ट करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज जजिंग जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू क्या है? आप सभी को पता होगा, ये तमिलनाडु का एक कल्चरल प्रोग्राम है, जिसमें यहाँ पर जो बुल्स होते हैं, आपके बुल्स होते हैं, उनके साथ यहाँ पर क्या हो? एक तरीके का एक गेम है, आप इसको देखेंगे तो जल्लीकट्टू इज अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, एक गेम है आपका, दैट इज पॉपुलर इन इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू क्या है? बहुत ज़्यादा फेमस है। अब देखिए जल्लीकट्टू ये न्यूज़ में क्यों आया?
इससे पहले हम देखते हैं क्या हुआ था। 2014 की बात करते हैं जल्लीकट्टू के बारे में। आप यहाँ पे 2014 में देखेंगे तो 2014 में ये पूरा केस जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो एक्टिविस्ट होते हैं और जो ये क्लेम करते हैं कि जो ये क्या हो रहा है, जो आपके एनिमल्स हैं, है ना, एनिमल्स के ऊपर क्या है, क्रुएलिटी है। जो ये आपका ये ट्रेडिशनल जो जल्लीकट्टू ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, वो क्या कर रहा है, आपका जो एनिमल्स है उनके ऊपर क्रुएलिटी है। इसके तहत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती है। फिर 2014 में क्या होता है, उससे पहले से पूरे मामला चला आ रहा है। 2011 से आप देखेंगे यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही हैं। 2014 में पूरा केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, इसको बैन कर देते हैं कि जल्लीकट्टू को हम क्या करते हैं, बैन करते हैं। ओके, क्योंकि हमारा जो हम देखेंगे आप हमारा क्या है यहाँ पे डीपीएसपी, वहां पे क्या है, जो क्वालिटी ऑफ एनिमल्स है, इसको यहाँ पे क्या करके रखा है, बैन करके रखा है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन किया। नेक्स्ट इसमें होता है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू करती है और वो अलाउ करती है किसको, जल्लीकट्टू को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है उसे इनवैलिड कहती है और जल्लीकट्टू को फिर से बैन किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट 2017 में यहाँ पे तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है यहाँ पर क्या लेकर आती है, एक लॉ लेकर आती है। अब आप देखेंगे जो ये एनिमल क्रुएलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, ये किस में आता है, आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, मतलब कंकरेंट लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों क्या कर सकती हैं, यहाँ पर लॉ लेकर आ सकती हैं, आपके रूल्स बना सकती हैं। ठीक है, बट किसका यहाँ पर तवज्जो किसको दी जाएगी, प्रायोरिटी किस लॉ को दी जाएगी, सेंट्रल पार्लियामेंट का जो यहाँ पर गवर्नमेंट है। अगर सेम टॉपिक पर यहाँ पर दो टॉपिक्स हैं और वहां पर क्या आपका बन रहा है, लॉ बन रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे लॉ बनाया और सेंटर ने भी क्या किया, लॉ बनाया, तो इन दैट केस किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपका जो पार्लियामेंट का लॉ होगा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। पहला आपका यहाँ पर ये टॉपिक आता है। ठीक है, आपका ये पॉइंट आया। नेक्स्ट पॉइंट इसी कंकरेंट लिस्ट में एक चीज और आती है, इस आर्टिकल में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी लॉ लेकर आती है कंकरेंट लिस्ट में, वो टॉपिक है, ठीक है, वो जो पॉइंट है वो कंकरेंट लिस्ट में भी है। ठीक है, बट उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली जो लॉ लेकर आए और उन्होंने किससे यहाँ पर उसमें साइन करवा लिए, प्रेसिडेंट की साइन करवा लिए। जो हमारे प्रेसिडेंट है उनकी यहाँ पे सहमति मिल गई और उनके सामने प्रेजेंट कर दिया और उन्होंने क्या कर दिया, इस लॉ को वैलिड बताया, सारी चीजें कर दी। और तो इससे क्या होगा, इस टाइम पर यहाँ पर ये जो लॉ है जिसमें उन्होंने स्टेट के यहाँ पे कंसेंट ले ली, एसेंट ले लिया, तो यहाँ पर इस लॉ को क्या दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने यही किया और इसी के चलते यहाँ पर जल्लीकट्टू पर यहाँ पर जो बैन लगा था उसे रिमूव करा। आप यहाँ पर देखेंगे 2017 में यहाँ पर आप देखेंगे द बोन ऑफ कंटेंशन इन द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 2017 एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स कंडक्ट of Jallikattu Rules 2017, which had reopened the gates for the conduct of popular bull taming sport in the name of culture and traditional despite a 2014 ban by the Supreme Court। तो यहाँ पर ये रूल्स लेकर आते हैं जिसके तहत क्या होता है, जल्लीकट्टू के ऊपर जो बैन लगता है वो यहाँ पर हट जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। ओके, इतनी बात समझ पा रहे। अब यहाँ पर देखते हैं कि मतलब क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए गए थे। ये फिर से पूरा केस जाता है, तमिलनाडु ने जो यहाँ पर ये बैन को रिमूव किया, हटाया, ये फिर से पूरा केस जाता है सुप्रीम कोर्ट पर। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो होती है यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट रखती है। पहला कौन सा आर्ग्यूमेंट रखती है कि ये जो जल्लीकट्टू है ये हमारे कल्चर का पार्ट है। आप हमारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट उठाकर देखेंगे वहां पर आपको जल्लीकट्टू का क्या मिलता है, आपको मेंशन दिखता है। तो इसलिए अंडर आर्टिकल आप यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 29 क्लॉज 1 और आर्टिकल जो 30 है जो हमें राइट देता है, राइट टू प्रिजर्व आवर कल्चर। हम जो यहाँ पर हमारा जो राइट है, हम हमारे कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का क्या एक तरीके से वॉल्यूशन हो रहा है अगर आप इस स्पोर्ट को बैन करते हैं। दूसरा क्या है, ये जो कल्चर है इस प्रोग्राम से, ये जो हमारा स्पोर्ट है इसके तहत हम क्या करते हैं, जो वेरियस ब्रीड्स हैं बुल्स की उसको हम प्रिजर्व करते हैं। जो डाइवर्सिटी है यहाँ पे, जो जीन्स है, डिफरेंट वेराइटी ऑफ जो बुल्स हैं उसको हम इस स्पोर्ट्स के थ्रू क्या करते हैं, एक तरीके से प्रिजर्व करते हैं। तो एक सिंबॉलिक रिलेशन यहाँ पर हमारा होता है किसके बीच में, एनिमल्स के बीच में और ह्यूमंस के बीच में। ओके, तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स रखे गए किसके द्वारा, तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो आई होप यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी फिर से ये पूरा केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, यहाँ पर जो अपना वर्डिक्ट था, मतलब इस पर जो बैन था तमिलनाडु मतलब कि जल्लीकट्टू के ऊपर, उसको यहाँ पर रिमूव कर दिया है।
तो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, वर्डिक्ट अपहोल्ड कल्चर सेंटिमेंट्स बट एनिमल राइट्स ह्यूमन सेफ्टी मैटर्स टू। अब इसी टाइम पर यहाँ पर ये जो अभी वर्डिक्ट आया है उस पर यहाँ पे ये बैन तो हटा दिया, बट वहाँ पर किसकी बात की गई, जो हमारी ह्यूमन सेफ्टी है इसकी भी बात की गई कि हमें क्या करना होगा, ह्यूमन सेफ्टी को भी ध्यान में रखना होगा। इसी के चलते आप जब ये भी स्पोर्ट्स होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंडेट करेंगे, जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर है क्या मैंडेट करेगा कि जो पर्सन है जो इस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे एक प्रोटेक्टिव गियर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और स्ट्रिक्टली यहाँ पे जो रूल्स हैं, जो आपके यहाँ पे बैरिकेड्स हैं सेफ्टी के, उसको यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे। कल्चर एसोसिएशन एंड काइंडनेस टू एनिमल्स एंड अधेरेंस टू सेफ्टी नॉर्म्स नीड नॉट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पर हमें आप कल्चर को भी प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, आप इस स्पोर्ट्स को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, इसको खेल रहे हैं, ये सारी चीजें ओके हैं, बट ह्यूमंस की भी सेफ्टी को भी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा। तो अभी के टाइम पर ये जो जल्लीकट्टू के ऊपर यहाँ पे जो बैन था उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ओके, आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज 1 in 7 इंडियन प्राइमरी स्कूल रन बाय लोन टीचर। हमने कल परसों आई थिंक इस आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस किया था। झारखंड का पूरा हमने केस स्टडी इसके बारे में डिस्कस करी थी कि झारखंड में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पर हमने देखा था क्या कि आपको 100 and 200 स्टूडेंट्स दिखेंगे और उन स्टूडेंट्स के बीच में सिर्फ एक टीचर दिखाई देता, मतलब कि अकेला टीचर क्या कर रहा है, सारे इतने सारे जो बच्चे इवन प्राइमरी में देखेंगे, आपका जो प्राइमरी लेवल है, फिर आपका यहाँ पे हायर लेवल आता है, तो यहाँ पर तीनों लेवल पर प्राइमरी, मिडिल और जो हायर एजुकेशन, वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक सिंगल टीचर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूरा डेटा एक सर्वे हुआ है किसके द्वारा, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट आई है, आपका ये डेटा पूरा ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि आपके जो वेरियस स्टेट्स हैं वहां पर जो आप क्या देखते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पर आपको क्या मिलता है, सिर्फ सिंगल टीचर मिलते हैं। आपके यहाँ पे जिसमें हमारा जो आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में ये जो एक्ट आया था, जो ये प्रोवाइड करता है राइट टू एजुकेशन, सबसे पहले तो ये प्रोवाइड करता है कि राइट टू एजुकेशन है हमारा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की यहाँ पे बात की जाती है। और नेक्स्ट इसमें बात की जाती है किसके, कि 1 स्टूडेंट के ऊपर कितने टीचर्स होने चाहिए, यहाँ पे 2 टीचर्स होने चाहिए, है ना। 1 स्टूडेंट्स के ऊपर यहाँ पे 2 टीचर्स होते हैं। तो ये तो तीनों चीजें हैं, इसको एक तरीके से क्या कर रहा है, वॉलेट कर रहा है। राइट टू एजुकेशन तो ठीक है हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को यहाँ पर इंश्योर नहीं हो रहा। तो आप ये पूरा डेटा देखेंगे, झारखंड में आप देखते हैं कि 30.9% है प्रपोर्शन ऑफ स्कूल विथ अ सिंगल टीचर, कि झारखंड में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां पर सिर्फ सिंगल टीचर्स हैं, और यहाँ पे सिंगल टीचर स्कूल 24.9% है। एवरेज नंबर ऑफ पीपल्स इन सिंगल टीचर स्कूल 46% यहाँ पर है, ठीक है। तो मतलब बात की जाए जैसे कि प्राइमरी जो आपका लेवल होता है, स्पेशली वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको पास यहाँ पे 50 से 100 बच्चे होते हैं और उनके बीच में सिर्फ आपके पास क्या होता है, एक सिंगल टीचर होता है जो प्राइमरी लेवल के जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, ठीक है। सो मेनली ये गवर्नमेंट स्कूल्स की बात है। अब उसके बाद कर्नाटका आ जाता है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो ये पूरा डेटा आपके सामने यहाँ पर रखा है स्टेट वाइज, जिसमें ये बताया गया है कि आपको क्या देखने को मिलता है। केरल आपका यहाँ पे बेस्ट है थोड़ा सा, कि केरल में क्या है 4 टीचर्स हैं, 0.3% एंड 10, ओके। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब देखिए इसमें हम आपको क्या है, सबसे पहले तो आपका जो राइट टू एजुकेशन है, उसके बाद क्या आता है, क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि हम जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसको और ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, बट उससे पहले आपको क्या करना होगा, आप स्कूल तो इस्टेब्लिश करिए, स्कूल के साथ यहाँ पे जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, टीचर्स का अपॉइंटमेंट तो करिए, क्योंकि टीचर्स अपॉइंट ही नहीं किए जा रहे हैं तो उन्हें बच्चों को पढ़ाएगा कौन। आप बच्चों को तो यहाँ पे एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बट पढ़ाने वाला भी तो चाहिए। तो टीचर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट, यहाँ पे एक तरीके से आप क्या देखते हैं, रीजनल डिस्पैरिटी भी होती है ना। कुछ रीजंस में क्या होता है, ठीक है, कि वहां का जो पॉपुलेशन है वो कम होता है, हिली एरियाज में आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन कम होती है, तो वहां पे थोड़ी ये चीजें चल भी जाती हैं। बट अगर हम अदर लेवल पर देखते हैं तो रीजनल डिस्पैरिटी हमें यहाँ पर क्या होती है, दिखाई देती है, ओके। तो ये पूरा यहाँ पर डेटा सामने आया, जिसमें आप देखेंगे कि शोन इन द टेबल सिंगल proportion of single teacher school in India is still high 14.7%। कितना है आपका 14.7। 14 years after the Right to Education Act came into force, according to UDISC data, the act state that every स्कूल मस्ट हैव एटलीस्ट 2 टीचर्स। तो मतलब यहाँ पे ये कहा है कि हर स्कूल में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 टीचर्स होने चाहिए। वाइल झारखंड इज द पुअर परफॉर्मर, झारखंड सबसे ज्यादा यहाँ पे पुअर परफॉर्मर है। अ फ्यू स्टेट्स हैव सिमिलर और इवन हायर प्रोपोर्शन इन सिंगल टीचर स्कूल सच एज आंध्र प्रदेश 34%, तेलंगाना 30%, कर्नाटका 29 एंड इंडिया 21st मेजर स्टेट्स। तो यहाँ पर क्या है,
जो बच्चे हैं वो सिंगल टीचर्स के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ओके इसके साथ आपका क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपका यहाँ पे जो फ्यूचर है वो पूरा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। आज के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये अगर हम इन्हें क्या करते हैं, आप डेमोग्राफिक जो आपका है, आप अपनी पॉपुलेशन पर जब तक आप एजुकेशन पर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे खर्च नहीं करते हैं, फाइनेंस नहीं करते हैं, आपकी हेल्थ पर फाइनेंस नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बनते हैं, यहाँ पर आपको टाइम नहीं लगेगा। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज आफ्टर शुगर इट इज टाइम टू रेगुलेट हाउ मच सॉल्ट इज बीइंग कंज्यूम। यहाँ पर हम शुगर की बात करते हैं। शुगर को तो हम रेगुलेट कर लेते हैं कि शुगर, अगर आपको पता भी, इवन बहुत सारे लोग जो हैं इससे अवेयर हैं कि आपको जो यहाँ पे डायबिटीज होती है वो किस कारण होती है, शुगर का जो हम इंटेक यहाँ पर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको यहाँ पे डायबिटीज़ होती है। बट हम सॉल्ट है इसके भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, आपको नुकसान होते हैं, हार्म होते हैं। हम इस चीज़ से क्या है, अवेयर नहीं होते हैं। तो हमें भी क्या करना होगा, जो सॉल्ट का इंटेक है इसे कम करना होगा। सॉल्ट का टेक जो ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, आपकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, इससे हमारी जो आपकी आर्टरीज हैं, आर्टरीज में आपकी ब्लॉकेज होता है, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक होते हैं। ठीक है, इवन आपको जो ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन की हम बात करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पर हाई होता है, हाइपरटेंशन होता है यहाँ पर। ओके इसलिए बात की जा रही कि अब हमें क्या करना होगा, सॉल्ट का जो इंटेक है उसे यहाँ पर कम करना होगा। तो अभी ये जो हमारा एक्चुअली होता क्या है, हम यहाँ पे जो पैकेज फूड्स लेते हैं, आपके जो प्रिजर्व फूड आइटम्स होते हैं, वहाँ पर सॉल्ट की प्लेस पर क्या लिखा होता है, सोडियम लिखा होता है। सोडियम का मतलब तो वही केमिकल नेम है सॉल्ट का, बट लोग इससे अवेयर नहीं, पीपल इससे अवेयर नहीं है कि सॉल्ट ही क्या है, एक तरीके से सोडियम है। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमें यहाँ पे स्टेप्स लेने हैं कि किस तरीके से जो एक्सेस सॉल्ट का हम यूज़ करते हैं उसे हम कम करेंगे। तो जो पैकेट फूड आइटम्स होते हैं वहाँ पे जो लेबलिंग है उसको यहाँ पे प्रमोट करना होगा। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक स्कूल्स हैं, आपके जो वर्क प्लेसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी हमें लोगों को अवेयर कराना होगा कि हमें सॉल्ट का जो इंटेक है उससे क्या करना होगा, कम करना होगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको यहाँ पर इवन WHO ने भी क्या किया है, WHO हैज ऑल्सो स्टैब्लिश अ सॉकेट ऑन वेरियस कंट्रीज अकॉर्डिंग टू दैट कार्ड इंडिया डज नॉट हैव नेशनल पॉलिसी बट इट डज हैव वॉलंटरी मेजर्स टू रिड्यूस सोडियम। यहाँ पर हम कंट्रीज की बात करते हैं, आपको कुछ ही कंट्रीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी जहाँ पर सब जो सोडियम जो इंटेक है इसके बारे में यहाँ पर आपको कुछ गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ की, वो क्या बनाती है, पॉलिसी बनाती है। इंडिया में ऐसी कोई भी नेशनल पॉलिसी नहीं है जिससे हम क्या कर सकें, सोडियम का जो इंटेक है उसे कम करें, रिड्यूस करें। बट आप वॉलंटरी मेजर्स पे, मतलब जो लोकल लेवल है, वॉलंटरी मेजर्स पर हम क्या कर रहे हैं, जो सोडियम का इंटेक है इसे कम करने की बात कर रहे हैं। ओके हमारे यहाँ पे टारगेट भी दिया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैड cautioned a couple a month ago that the world is off track to achieve its global target reducing salt intake by 30% by 2025। यहाँ पर WHO का क्या है, एक टारगेट है कि 2025 तक हम क्या करेंगे, सोडियम को जो इंटेक है उसे 30% तक कम करेंगे। बट यहाँ पर रिपोर्ट क्या शो कर रही है कि अभी जो पॉलिसी यहाँ पे रिडन इस तरीके की मैंडेटरी पॉलिसी प्रोग्राम नहीं लेकर आया जा रहा है, जिसके कारण हमारा जो टारगेट है हम इससे थोड़ा भी पीछे चल रहे हैं। यूएस ने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, यूके भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे वेरियस प्रोग्राम लेकर आए। आप यूके का प्रोग्राम देख सकते हैं, वॉश वर्ल्ड एक्शन ऑन सॉल्ट एंड हेल्थ हैज बीन स्प्रेड हेडिंग कैंपेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे वॉश प्रोग्राम है जिसमें ये 15 मई से 21 मई तक चला था, जिसमें सॉल्ट अवेयरनेस वीक भी कहा जाता है इसे। ये सेलिब्रेट किया गया था कहाँ, यूके में। इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि लोगों को अवेयर कराया कि सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा होने से आपको क्या क्या यहाँ पर बीमारियाँ हो सकती हैं। ठीक है, इससे आपको मेनली क्या होता है, देखिए आपको पता है हाइपरटेंशन, तो आपको पता है कि हाइपरटेंशन के कारण क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इन दैट केस आपको जो सॉल्ट है वो कम लेना है। इसके बाद आपका आता है आर्थेरोस्क्लेरोसिस इज अ डिसीज विच ब्लॉक द ब्लड वेसल्स। यहाँ पर क्या होता है, इससे आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक होती हैं। स्पेशली आपको बिटवीन 50 to 64 ईयर्स के जो इंडिविजुअल्स हैं उन पे यहाँ पर बताया जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो हमें सॉल्ट का इंटेक है उसे क्या करना है, कम करना है। इसी के चलते आप देखेंगे स्पेनिश सेपियन हेल्थ फाउंडेशन एंड एनजीओ फ्रॉम चेन्नई। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में एक आपका एनजीओ देखने को मिलता है, सेपियन हेल्थ फाउंडेशन, ये एनजीओ है। ये कैंपेनिंग कर रहे हैं इंडिया में 2010 से कि हमें क्या करना है, जो सॉल्ट है उसका इंटेक कम करना है। इसी के चलते इनका जो ये अचीवमेंट था, उन्हें नोटेबल अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है हाइपरटेंशन लीग के द्वारा 2014 में, जिन्होंने यहाँ पे लोगों को अवेयर कराया। इवन जो आप देखते हैं कि जो फिजिशियंस हैं उन्हें भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया कि हमें क्या करना है, लोगों को अवेयर कराना है जिससे कि वो क्या कर सके, जो
आपका जो सॉल्ट है उसका इंटेक कम कर सकें। वहाँ पर उन्होंने 300 जो फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें यहाँ पर रिटर्न लेटर्स दिए कि कंट्री में आपको क्या करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, प्रोलॉन्ग करना है, शेल्फ लाइफ को अगर आपको बढ़ाना है तो सोडियम की जगह आप किसी और जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं किसी और आइटम का क्या करिए, यूज़ करिए, जिससे कि आप जो फूड प्रोडक्ट्स है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकें। बट वहाँ पर सॉल्ट का आप क्या करिए, यूज़ ना करें। इवन उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भी बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं जिससे उन्होंने ये मैंडेटरी करा है कि हम क्या करें। हमारे इंडिया में एक्चुअली क्या होता है कि जो आपके फूड आइटम्स होते हैं उनमें जो सोडियम वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको एक तो सोडियम से डिनोट करते हैं, तो वो कंफ्यूजन होता है कि सॉल्ट है या फिर क्या है। ठीक है, तो लोग उससे पहली बार अवेयर नहीं होते हैं। और यहाँ पर कहा है कि आप उसे क्या कर सकते हैं कि जैसे कि वो फूड आइटम जिसमें सॉल्ट ज़्यादा है तो उसे रेड लेवल से मार्क कर सकते हैं, जिससे लोग क्या हो उसका जो एक तरीके से कोई चीज़ रेड कलर से जो मार्क होती है तो वो हमें ज़्यादा हाईलाइट होती है। तो इस तरीके की चीज़ें हम करके यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें सॉल्ट का जो कंजप्शन है उसे यहाँ पर क्या करना है, कम करना है। एक स्टडी आई है 2019 जब पेंडेमिक आया था तो यहाँ पर चाइना और जर्मनी ने एक स्टडी की है और उसमें ये पॉइंट आउट किया है कि हाई सॉल्ट इंटेक से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है बॉडी की वो डिक्रीज होती है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा नमक का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो भी क्या होती है, यहाँ पर धीरे धीरे कम होती है। इसलिए आपके डाइट में आपको यहाँ पर इंश्योर करना होगा कि आप सॉल्ट का कम से कम क्या करें, यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। Now next article is India US to high technology cooperation co-production of jet engines on the table। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया एंड द यूएस आर डिस्कसिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ को प्रोड्यूसिंग जेट इंजन्स। यहाँ पर इंडिया और यूएस क्या करना चाह रहे हैं, साथ में को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जेट इंजन्स को। मतलब यूएस क्या करेगा, इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके इंडिया अपने ही लैंड में इंडिजिनियस यहाँ पे जेट्स क्या होगा, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं चाइना के पास भी यहाँ पर क्या है, अभी इस टाइम पर एट प्रेजेंट ये वाली जो जेट इंजन्स को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर ये यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाती हैं, अब देखिए जून में क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो यूएस की विजिट में जाने वाले हैं। अगर यूएस ये एग्री करता है तो इफ यूएस एग्रीज टू ट्रांसफर जेट इंजन्स टेक्नोलॉजी टू इंडिया इट सेंड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू चाइना। ये क्या करेगा, चाइना को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज करेगा कि हमारे जो यूएस के साथ रिलेशन है वो सिर्फ सरफेस पे नहीं है, बहुत ज़्यादा कैसे हैं, डीप है। तो देखिए इट ऑल्सो सेंड अ मैसेज टू चाइना दैट द relationship between India and US is not just a surface relationship, is getting deeper। ये जो एक तरह surface relationship नहीं है, ये जो relationship है वो कैसा हो रहा है, deeper जा रहा है। ठीक है, तो if the US agrees to transfer jet engine technology to India which China doesn't at present have the capability for, it send a very strong message। अभी चाइना के पास यहाँ पर प्रेजेंट में ये कैपेबिलिटी नहीं है और अगर इंडिया इसको यूएस यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है तो चाइना के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज गार्जियन ऑफ द गंगा। गार्जियन ऑफ द गंगा, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, गंगा प्रहरी की। गंगा प्रहरी आपके लिए यहाँ पे एक प्रीलियम फैक्ट आ जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स का यहाँ पर फैक्ट आ जाता है और ये छोटा सा कोई भी जी का आपका भी क्या हो जाता है, यहाँ पे फैक्ट हो जाता है। गंगा प्रहरी क्या है, देखिए आप इंडिपेंडेंस के टाइम से ही देखेंगे कि किसकी बात चल रही है कि हमें गंगा को क्या करना है, क्लीन करना है। अब गंगा यहाँ पर हमारे दो पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले तो आपका रिलीजियस पर्सपेक्टिव आ जाता है कि हमारे जो बहुत सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स किससे जुड़े हुए हैं, गंगा से जुड़े हैं। दूसरा आपका यहाँ पर आता है कौन सा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। अभी कोई भी रिवर होती है उसमें दो ये पर्सपेक्टिव यहाँ पे हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कैसे हो जाता है, बहुत सारी जो आपकी इकॉनमी है वो किस पर, आपका जो बहुत सारा जो इकोनॉमी का पार्ट है वो किस पर डिपेंड होता है, रिवर पर डिपेंड होता है कि उससे वाटर मिलता है। वाटर यहाँ पे फार्मिंग आप देखेंगे बहुत सारे जो विलेजेस हैं वो रिवर के साइड पर ही क्या होते हैं, यहाँ पर स्टैब्लिश होते हैं। ठीक है, अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। क्यों, उनको यहाँ पे पानी मिलता है, पानी मिलता है तो इससे क्या होता है, उनका जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, ये यहाँ पर बूस्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी जो लाइफ है वो गंगा के ऊपर डिपेंड है और गंगा इस टाइम पर क्या सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर है। इसी के चलते आप देखेंगे 2014 में क्या गवर्नमेंट जो है, आप 2014 नहीं, बहुत सारे आपके यहाँ पे प्रोग्राम्स आए हैं। 2014 में आपका क्या आता है, यहाँ पे नमामि गंगे आता है। ओके, 2014 में यहाँ पे नमामि गंगे आता है, जिसका हमारा जो मेन इनिशिएटिव था कि हमें क्या करना है। देखिए 2014 नमामि गंगे हैज एम टू क्लीन द रिवर इकोसिस्टम एंड विलेजेस अराउंड द होम ऑफ 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एंड 520 मिलियन एंड 2500 स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो यहाँ पर हमारा ये जो नमामि गंगे था उसका एम ये था कि हमें जो रिवर है उसको क्लीन करना है, इकोसिस्टम जो उसके आसपास का गांव है का इकोसिस्टम है उसे भी क्लीन करना है, क्योंकि हमारा जो 40% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन है इस इकोसिस्टम के आसपास है। मतलब
20 मिलियन जो यहाँ पर पॉपुलेशन है, उसमें से आप देखेंगे 2500 जो स्पीशीज हैं फ्लोरा एंड फौना की, उसे भी क्या करना है, हमें सेव करना है, बचाना है। और ये जो हमारा इनिशिएटिव था, आपको यहाँ पर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नमामि गंगे। इसे यहाँ पर दिसंबर 2022 में यूनाइटेड नेशन ने ऑर्गेनाइज किया था, मतलब कि रिकॉग्नाइज किया था एज अ टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप involved in reviving the natural world, a project that has seen a central government invested 5 billion। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने $5 बिलियन क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे फ्लैगशिप प्रोग्राम बताया गया था, ठीक है, इसे रिकॉग्नाइज किया गया था। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है गंगा प्रहरी। गंगा प्रहरी मतलब यहाँ पर कुछ लोगों को क्या बना दिया जाता है, गंगा का प्रहरी एक तरीके से बना दिया जाता है, गार्जियन बना दिया जाता है। कि देखिए गंगा गंदी कैसे हुई, इसमें अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज का जो पूरा वेस्ट होता है, जो वाटर होता है, केमिकल वेस्ट होता है, सारी चीजें वो कहाँ आती है, आपकी गंगा रिवर में आती हैं। सीवेज का जो पूरा वाटर होता है, वो सीवेज का वाटर यहाँ पे उसका पूरा ट्रीटमेंट भी नहीं होता, और डायरेक्टली किसमें इसका इनफ्लो होता है, रिवर में इसका इनफ्लो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो हम फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर में हम जो फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, उसके बाद ये जो पूरा होता है आपका बहकर कहाँ जाता है, रिवर में जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, ये हमारा जो पॉल्यूशन, आपकी जो रिवर है पूरी यहाँ पर गंगा पॉल्यूट हो चुकी है। अब यहाँ पर गंगा प्रहरी का काम ये होता है कि कहीं भी आपको कुछ भी दिखता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरी केस स्टडी आई है किसकी, ओमवीर कुमारी 41 ईयर की ये पर्सन है। तो वो क्या करें, जो भी ये प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं, पाउचेस होते हैं, फूड पैकेट्स होते हैं, वो जब गंगा रिवर के आसपास जाते हैं तो उनको क्या करते रहते हैं, उठाते रहते हैं, उससे क्लीन करते रहते हैं। इवन जो गवर्नमेंट है उन्हें भी यहाँ पे इन्फॉर्म करते रहते हैं, और ये इंश्योर करते हैं, इनका ये टारगेट है कि ये प्रोजेक्ट है कि कोई भी यहाँ पर अनट्रीटेड जो वाटर है ये रिवर में डायरेक्टली इसका फ्लो ना हो, इंडस्ट्रियल जो इफ्लुएंट्स हैं इसका डायरेक्टली फ्लो रिवर में ना हो, ठीक है, उसे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उसके बाद ही यहाँ पर की जाए। अब इन्हें जैसे कि जो गंगा प्रहरी होती हैं, इन्हें स्कूलिंग की हुई है, अभी कैसे आइडेंटिफाई की है, इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी आपकी एक्वाटिक स्पीशीज हैं, यहाँ पे कितनी बर्ड्स आती हैं, इसमें से इंडियन बर्ड्स कौन सी हैं और माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी हैं। तो रहते रहते इनको सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इवन इनके जो बच्चे होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एट प्रेजेंट इसमें 4000 क्या है, वॉलंटियर्स हैं जो इसको वॉलंटियर कर रहे हैं। अब नमामि गंगे के बारे में देख लेते हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम ये क्या है, इस इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014 में ये आपका प्रोग्राम आता है, जिसमें हमारा क्या है कि गंगा रिवर को हमें क्लीन करना है। इट इज बीइंग ऑपरेटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसमें आ जाती है। इसमें 20,000 करोड़ सेंट्रली फंडेड नॉन लैप्सेबल कॉर्पस एंड कंसिस्टली नियरली 288 प्रोजेक्ट्स, इसमें टोटल 288 प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया, जैसे कि पब्लिक अवेयरनेस, अफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी, रिवर सरफेस क्लीनिंग, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग, गंगा ग्राम। तो इन सारी चीज़ों पर ये बहुत सारे आपके 288 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें इन सारे जो पॉइंट्स हैं, ये मेन पिलर्स हैं इस प्रोग्राम के, इन पर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, गंगा रिवर के बारे में देख लेते हैं। गंगा को हम भागीरथी भी कहते हैं। ये आपका कहाँ से आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ पर आपकी निकलती है, और अलकनंदा एट देवप्रयाग पर उत्तराखंड में अलकनंदा और आपकी जो भागीरथी है वो यहाँ पर मिलती हैं। और जब ये दोनों यहाँ पर मिलती हैं तो वो देखिए आपकी ये अलकनंदा निकली और ये भागीरथी, और दोनों जब यहाँ पर ज्वाइन होती है तो इसको हम कहते हैं फिर यहाँ पर गंगा। उससे पहले इसका नाम अलग होता है भागीरथी, और ये होती है अलकनंदा। ओके, हरिद्वार, गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन ऑफ द प्लेन्स। अब यहाँ पे वेरियस आपको यमुनोत्री दिख जाएगा, यहाँ पे गंगोत्री, यहाँ पे भागीरथी आ जाती है, पे गंगा रिवर आपकी आ जाए, यहाँ पे देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, यहाँ से आपकी अलकनंदा आती है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज G7 wants to de-risk not decouple from China। अब यहाँ पे जो G7 कंट्रीज है, इवन यूएस भी किसकी बात कर रहे हैं कि देखिए चाइना क्या है, बहुत बड़ा सप्लाई चेन है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, बट चाइना के साथ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक कंपटीशन कर रहे हैं। चाइना के साथ हम डीकपल नहीं हो रहे हैं। हम चाइना के साथ ये नहीं कर रहे हैं कि चाइना के साथ हम क्या करें, ट्रेड अपना रोक दें, सारी चीज़ों को रोक दें, ठीक है। चाइना के साथ हम सिर्फ क्या है, एक रिस्क है, एक तरीके से हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो नेशन है, इवन हमने कोविड-19 के टाइम पर भी देखा था कि हम चाइना के ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि चाइना ने क्या कर रखा है, वर्ल्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई साइड है उसको यहाँ पर उस पर अपनी होल्ड बना कर रखी हुई है। इसलिए हम सिर्फ चाइना के साथ क्या करना चाहते हैं, उसे डीकपल करना चाहते हैं, मतलब कि उसके साथ जो हमारा रिलेशन है उसे सिर्फ डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो वी आर नॉट लुकिंग टू डीकपल फ्रॉम चाइना। चाइना के साथ हम कोई ट्रेड नहीं रोकना चाहते कि हम उसके साथ इंगेज नहीं करेंगे, बट
एक जो रिस्क है, एक रिलेट है चाइना के साथ, है ना, हमारा जो यहाँ पर रिलेशनशिप है उससे सिर्फ हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। हम यहाँ पर जो G7 के मेंबर्स हैं उनके साथ हमारे यहाँ पे वेरियस क्या हो सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक कॉपरेशन है, कोर्जन है, उनको हम सामने लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक हमारे लिए हार्मफुल काउंटर कर सकती है, जो हमारी हार्मफुल प्रैक्टिसेस है उसको काउंटर कर सकते हैं, और जो हमारा वर्क है उसको भी हम हर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये G7 इसमें एक्चुअली बस इतना ही कहा कि हम चाइना के साथ डीकपल नहीं हो रहे हैं, हम उसे डी रिस्क कर रहे हैं, कि हमें सिर्फ मतलब कि टोटली हम चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं है। ओके, सो देखिए आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।